एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम के सारे पीवाईक्यूज। ठीक है, देखो, वन शॉट्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी का कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए भी वीडियोस अपलोडेड हैं, वन शॉट्स। वो आप सीरियसली उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, सारे के सारे मैंने बुक से ही कवर करे हैं, संदीप गर्ग से ही कवर किए। आपको बढ़िया वहां से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बट जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया, जिन्हें पीवाई क्यूज करने हैं, क्वेश्चंस चेक करने हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम करेंगे नेशनल इनकम के जितने भी पीवाई क्यूज हैं, मतलब जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी देर की बनेगी, बट सारे क्वेश्चन इसमें मैंने डाल दिए। ठीक है, इतना हम कर लेंगे और आपके 10 नंबर नेशनल इनकम के पूरे हैं। ठीक है, आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन, ऑफ कोर्स। इंडिया जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड 7.5% इन 1920। लिखा गया है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 1920 में 7.5% थी। डज द गिवन स्टेटमेंट मीन दैट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इंक्रीज एट द सेम रेट? कमेंट विद रीजन। जीडीपी एंड वेलफेयर का क्वेश्चन है कि अगर इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हुआ है 7.5%, तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने रेट से जीडीपी बढ़ा है उतने ही रेट से वेलफेयर भी होगा लोगों का? द आंसर इज नो। ऐसा जरूरी नहीं है। टॉपिक है हमारा, तो जीडीपी भले ही बढ़ता है, प्रोडक्शन भले ही इंक्रीज हो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि लोगों का वेलफेयर हो, लोगों के लिए पॉजिटिव ही लोगों पे इम्पैक्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो यही लिखा है दैट इट इज कंसीडर्ड दैट इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इंश्योर्स इंक्रीज इन वेलफेयर, बट दिस मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट। कुछ कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जीडीपी प्रोडक्शन तो है, बट हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक गुड्स पहुंचे ही नहीं है। है ना, जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं उन तक ही गुड्स पहुंचे हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे वहां तक तो गुड्स पहुंचे ही नहीं, तो उनका तो वेलफेयर हुआ ही नहीं। है ना, ऐसे ही बहुत सारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती हैं जिनको आप पैसे के टर्म में मेजर ही नहीं कर सकते। राइट, तो हम उनको कंसीडर ही नहीं करते हैं जीडीपी में, बट वो वेलफेयर तो देती है, जैसे कि सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, सर्विस ऑफ अ मदर। तो ये नॉन मॉनेटरी वेलफेयर में ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट जीडीपी में तो हम इन्हें काउंट ही नहीं करते। है ना, इसी तरह से एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, प्राइस की वजह से हो सकता है जीडीपी इंक्रीज होके दिखे, बट एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, जैसे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। सो ये इस क्वेश्चन में आपको इतना ही बताना है कि जीडीपी भले ही इंक्रीज हो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि वेलफेयर भी सेम रेट से बढ़ेगा। ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनेगा। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोला है रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी एक बेटर इंडिकेटर है जिससे हम इकोनॉमी की ग्रोथ चेक कर सकते हैं देन दी नॉमिनल जीडीपी। क्या हम अग्री करते हैं स्टेटमेंट से? बिल्कुल, यस, आई अग्री। ठीक है, क्योंकि जो रियल जीडीपी है वो एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना हुआ है या आउटपुट में कितना चेंज आया है वो कौन बताता है? रियल जीडीपी बताता है। नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि हो सकता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ हो बट, या जीडीपी इंक्रीज हुआ हो, बट जरूरी नहीं है कि आउटपुट बढ़ा ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से हमें जीडीपी ज्यादा दिख रही हो। दैट इज नॉमिनल जीडीपी। राइट, रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिसके थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली डिसीजंस बेटर ले सकते हैं। वो एक्यूरेसी ज़्यादा वहाँ से हमें मिलती है। ठीक है, रियल जीडीपी ऑफ कोर्स एक बेटर इंडिकेटर होता है कि एक्चुअल में आउटपुट कितने से इंक्रीज हुआ है। ओके, हमें इसको सपोर्ट करना है अपने आंसर को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में। न्यूमेरिकल कैसे बना दोगे? आप इसमें ले लो, प्राइस ले लो पहले। ठीक है, प्राइस ले लो। सपोज हम बात करते हैं 2011 की और 2012 की। ठीक है, हमने प्राइस ले लिए। उसके बाद आप ले लो इसमें क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। सपोज, अच्छा प्राइस तो मैंने लिया ही नहीं, हमने पहले ईयर लिया है इसको। ठीक है, पहले हम ईयर्स लेते हैं, ये हो गए ईयर्स। देन हम लेंगे प्राइस, इसके बाद क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे रियल जीडीपी। ठीक है, क्योंकि हमें एक न्यूमेरिकल बनाना है ना इसमें। देखो, हमने 2 साल के प्राइस लेंगे, अब 2 साल का डेटा ले रहे हैं। एक 2011, दूसरा 2012। सपोज प्राइस था 2011 में 50 रुपए का और 2012 में प्राइस हो गया 100 रुपीज। ठीक है, क्वांटिटी दोनों साल में हम सेम लेते हैं, सपोज 1000। 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। ठीक है, ये यूनिट्स में।
अब नॉमिनल जीडीपी कैसे आता है, जिसमें हम करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर का प्राइस लेते हैं, ठीक है। और रियल कैसे आता है, जिसमें हम करंट ईयर की क्वांटिटी यानी Q1 और बेस ईयर का प्राइस यानी PO लेते हैं, ठीक है। सो नॉमिनल कैसे आएगा, 50 रुपये इंटू 1000 यानी कि 50,000, ठीक है। रियल कैसे आएगा, 50 इंटू 1000 यानी कि 50,000, ओके। अब 2012 में नॉमिनल जीडीपी कैसे आएगा, करंट ईयर की क्वांटिटी है 1000 और करंट ईयर का प्राइस है 100 यानी कि 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। और रियल जीडीपी कैसे आएगा, रियल जीडीपी में हम क्वांटिटी तो करंट ईयर के लेंगे यानी 1000, बट प्राइस लेंगे बेस ईयर का यानी कि 2011 का। तो 1000 इंटू 50 ये हो गया 50,000, ठीक है। अब आप यहीं से चेक कर लो कि नॉमिनल जीडीपी तो हमें इंक्रीज होकर दिख रहा है, पहले 50,000 थी, फिर 1 लाख हो गई, इंक्रीज हो गया। बट एक्चुअल में आउटपुट तो बढ़ा ही नहीं है ना। 2011 में भी 1000 की क्वांटिटी थी, 2012 में भी 1000 की क्वांटिटी है। सो जीडीपी इंक्रीज होके क्यों आया है, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, प्राइस डबल हो गए, पहले 50 थे फिर 100 हो गए, राइट। तो आपको इसी तरह से ये हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल बना के दिखाना है, ठीक है। और जो मैंने बोला है वो चीज़ आपको इसमें लिख देनी है कि बेटर इंडिकेटर क्यों है, ओके, डन, ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें निकालनी है द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन। तो जो लोग अकाउंट्स वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, वो तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, बट आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो सिंपल आपको डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला लगाना होता है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ठीक है। देखो एसेट की कैपिटल वैल्यू हमें गिवन है 1000, स्क्रैप वैल्यू है निल तो 0, और यूजफुल लाइफ है 20, तो ये आएगा 1000/20 यानी कि 50 रुपए का आपका डेप्रीसिएशन करोड़ में, ठीक है। 50 रुपए का हमारा डेप्रीसिएशन आ गया, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द एक्सियम दैट वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये बोलता है कि एक पर्सन का खर्चा सामने वाले की इनकम होती है। क्या आप अग्री करते हो, यस, वी डू अग्री। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, हर साल रिपीट हुआ है। सो हमें सपोर्ट करना है इस आंसर को विद आर रीजंस। देखो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टू सेक्टर इकोनॉमी में होता क्या है कि दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक तो फर्म, दूसरा हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड्स फर्म को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जिसके एक्सचेंज में जो फर्म्स हैं वो हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स देती हैं, ठीक है। सो फैक्टर पेमेंट्स फर्म के लिए खर्चा है और हाउस होल्ड्स के लिए इनकम है, ठीक है। इसी तरह से जब हाउस होल्ड्स गुड्स पे खर्चा करते हैं तो हाउस होल्ड्स के लिए तो खर्चा हो गया, बट मिलेगी किसको वो इनकम, फर्म को। तो फर्म के लिए इनकम हुई, तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। तो आपको सिंपल सिंपल यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन करना है। लिखा हुआ है, आंसर पढ़ लेते हैं। Yes, the given statement is correct. In a two-sector economy, firms produce goods and services and make factor payment to the households. ठीक है? And the factor payment earned by the households will be used to buy goods and services, which would be equal to income of firms. तो जितना खर्चा households goods और services पे करेंगे, उतनी की ही इनकम firms के लिए जनरेट होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है, जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स की इनकम। ठीक है, सो हमने 3 पॉइंट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप चाहो तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो का डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। सो वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन में अच्छा लगेगा, ओके। ठीक है, और ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में डू यू अग्री पूछ रहे हैं तो इसका आंसर करना भी जरूरी है, येस या नो में। ठीक है, सीधा लिखना शुरू नहीं करना, आपको यस या नो भी बताना है, ओके। चलो डन। इसके बाद न्यूमेरिकल है कैलकुलेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो बेसिकली हमें यहाँ पे अपना इनकम मेथड अप्लाई करते हुए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालना है। तो देखो इनकम मेथड से जो एग्रीगेट आता है वो होता है NDPAT-FC यानी डोमेस्टिक इनकम, और उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा मिक्स्ड इनकम, तीसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, आप लोग पेपर में बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, अभी करते हैं हम लोग। ठीक है, अब COE तो हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन है GDP@MP। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग सबसे पहले NDPAT-FC निकाल लेते हैं यूजिंग GDP@MP। ठीक है, हमें GDP@MP गिवन है। सो ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप होगा माइनस, ठीक है। MP से FC पे जाना है, NIT होगा माइनस, ठीक है। GDP@MP गिवन है 200,
डेप्रीसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, और एनआईटी यानी कि आईटी माइनस एस। तो देखो, गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी आईटी, और सब्सिडीज हमें गिवन नहीं है तो निल मानो, सो माइनस करेंगे 10। सो ये कितना आएगा, 200 माइनस 50 माइनस 10 इज 140, 140 रुपए करोड़। ये तो हमारा एनडीपीएट एफसी आया। ठीक, इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें, तो देखो एनडीपीएट एफसी इक्वल टू सीओई तो हमें निकालना है, तो सीओई का एज इट इज छोड़ो। मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन तो उसे जीरो कंसिडर करो। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको देखो रेंट गिवन है, रेंट तो एक तो ये ले लो 25 रुपए का रेंट। ठीक है, दूसरा में इंटरेस्ट गिवन है 45, तो ये भी हम लेंगे। ओके, इसके बाद रॉयल्टी नहीं है क्वेश्चन में, और होता है एक प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, हमें बिफोर चाहिए होता है, तो 20 का प्रॉफिट है, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स 5 का ऐड करो, तो बना 25। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर दो। एनडीपीएट एफसी है 140 इक्वल टू सीओई प्लस 25 प्लस 45 प्लस 25। ठीक है, ये कितना आएगा, 140 माइनस 25 माइनस 45 माइनस 25। तो ये हमारे पास आएगा, आ जाएगा 45 CR का कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, 45 करोड़ का कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला सवाल है, स्टेट विद वैलिड रीजंस, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है अलोंग विद द रीजन। पहला पॉइंट है, ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आर वन एंड द सेम थिंग। सो जीवी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी क्या एक ही चीज होती है, दोनों सेम है क्या? मेजॉरिटी बच्चों को लगा यस बिल्कुल सेम है, बट नहीं, ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो, जीवीए अलग चीज है, जीडीपी अलग चीज है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जो सेक्टर वाइज निकलता है कि प्राइमरी सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, तो उसे हम बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है प्रोडक्शन में, तो उसे हम बोलेंगे जीवीए ऑफ जीवी एट एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर वाइज जब हम वैल्यू एडिशन निकालते हैं तो उसे हम जीवीए बोलते हैं। लेकिन जब हम तीनों ही सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के ग्रॉस वैल्यू एडिट का सम कर देते हैं, टोटल करते हैं, तो आपको पूरा ही जीडीपी मिलता है। ठीक है, सो जीवीए क्या है, जीवीए का मतलब है बेसिकली, जीवीए का मतलब क्या है कि जो हम सेक्टर वाइज निकालते हैं वैल्यू एडिशन, और जीडीपी एक अलग चीज है जो कि सम होता है, सम ऑफ जीवीए ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ओके। ओके, फिर दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। देखो, ड्यूरेबल का मतलब होता है जो बार बार गुड्स को आप यूज कर सकते हो, लंबे टाइम चलते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स तो भाई नॉन ड्यूरेबल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, इंटरमीडिएट जनरली नॉन ड्यूरेबल होते हैं, जिसमें हम कंसीडर करते हैं रॉ मटेरियल को, और रॉ मटेरियल बेसिकली वन टाइम ही यूज होता है, प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं और सेम अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसे हम यूज करके खत्म कर देते हैं, तो नॉन ड्यूरेबल होता है, रॉ मटेरियल की बात होती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, रीजन आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें बताना है, state with valid reason whether it should be included or not included in the estimation of national income। क्या हम नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट है, डोमेस्टिक या हाउस होल्ड सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय women may not be considered as an economic activity, defend or refute। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट अलग है, ये अलग है। ठीक है, हमें इसमें डिफेंड और रिफ्यूट बताना है। देखो लिखा हुआ है, जो डोमेस्टिक सर्विसेज होती हैं या हाउस होल्ड सर्विसेज होती हैं जो एक वेमेन परफॉर्म करती है, हम उसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर नहीं करते। डिफेंड या रिफ्यूट, तो ध्यान रखना, डिफेंड का मतलब होता है ट्रू और रिफ्यूट का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू है कि जो हाउस होल्ड सर्विसेज होती हैं वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, आपको कीवर्ड बता रही हूँ, ये आपको ध्यान से इसमें लिखने हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं जिन्हें आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, और इसीलिए हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी ना मानते हुए जीडीपी में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, सिंपल। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, compensation to the victims of cyclone is an example of welfare measure taken by the government। तो अगर गवर्नमेंट
जो साइक्लोन्स विक्टिम है उन्हें कॉम्पनसेशन पे कर रही है, तो क्या हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये नॉट इंक्लूडेड में आएगा। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे इसमें कि जो भी कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट दे रही है वो एक ट्रांसफर पेमेंट है ना, गवर्नमेंट को उसके एक्सचेंज में कुछ नहीं मिल रहा, ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट है, उसके एक्सचेंज में गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो और ट्रांसफर पेमेंट्स को तो हम नेशनल इनकम में काउंट करते ही नहीं है। ओके, सो ये दोनों आपको इस तरह से लिखना है, एक एक लाइन में बताना है बस। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। हमें गिवन है, सपोज द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स वाज 2000 इन 2018-19, whereas the GDP of nation Y in the same year was 1,20,000। तो ठीक है, आपको 2018-19 का डेटा गिवन है, ठीक है, और 2019-20 का डेटा गिवन है। सबसे पहले गिवन है रियल, अच्छा ठीक है, रियल नहीं, हमें गिवन है नेशन एक्स और नेशन वाई। ठीक है, सो 2018-19 में नेशन एक्स की जीडीपी थी 2,000, ठीक है, और नेशन वाई की थी 1,20,000। ओके, इसके बाद बोला इफ द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स राइजेस टू 4,000 करोड़ इन 1920, तो इंक्रीज होके 4,000 हो गया, एंड जीडीपी ऑफ नेशन वाई राइजेस टू 2 लाख इन 2019-20, तो ये 2 लाख हो गया। ये तो हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद आपको बोला है कंपेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी ऑफ एक्स एंड वाई टेकिंग 1819 एज बेस ईयर। सो 1819 को हमें बेस ईयर लेना है और हमें जीडीपी में कितना चेंज आया है वो हमें कंपेयर करना है। तो ठीक है, निकालते हैं। सो देखो, आपको परसेंटेज चेंज बोला एक तरह से, तो जो बच्चे अकाउंट्स वाले भी अकाउंट्स का पेपर देके आए हैं उन्होंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो पढ़ा ही होगा। कंपैरेटिव में निकालते हो ना परसेंटेज चेंज, वही सेम अप्लाई करना है। सबसे पहले एक्स का परसेंटेज चेंज निकालो, फिर वाई का निकालना और फिर कंपेयर करना है। ठीक है, परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? देखो, परसेंटेज चेंज ऑफ नेशन एक्स कैसे आएगा? हमें पता है करंट ईयर में 4,000 है, बेस ईयर में 2,000 है। सो हम क्या करेंगे, 4,000 माइनस 2,000 अपॉन 2,000 इंटू 100। ठीक है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, यही करते थे कंपैरेटिव में भी, वही चीज़ है। तो आपके पास ये बनेगा 2,000 अपॉन 2,000 इंटू 100, यानी कि 100%। सो एक्स में तो 100% का चेंज आया। ठीक है, अब अगर हम वाई का निकालें, तो वाई के में परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? देखो, करंट ईयर में है 2 लाख, तो 2 लाख, प्रीवियस ईयर में 1,20,000। ठीक है, सो 2 लाख माइनस 1,20 अपॉन 1,20 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 80,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100, जो कि आएगा 66.67%। ठीक है, सो वाई जो नेशन है उसमें जीडीपी में चेंज आया है 66.67% का, और नेशन एक्स में कितना आया है? पूरा का पूरा 100% का चेंज आया है। ओके, तो ये लास्ट में आप कंक्लूडिंग लाइन लिख देना, बाकी आपको इस तरह से सॉल्व से करना है। ओके, चलो डन। देन इसके बाद क्वेश्चन है सिंपल, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और में आया था पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में डिफरेंस आपको लिखना है। सो देखो, हमें पता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि या तो कंजम्पशन के लिए हाउस होल्ड्स यूज करेंगे या फिर फर्म्स प्रोडक्शन करने के लिए यूज करती हैं। ठीक है, सो फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर ईदर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बाय द फर्म्स। ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जो या तो रीसेल के लिए यूज होंगे या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, जो कि आप सेम ईयर में ही कंज्यूम कर देते हो प्रोडक्शन में। ठीक है, और पॉइंट्स में आप क्या लिख सकते हो कि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जिनको हम नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में काउंट करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट को हम इग्नोर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक या फिर नेशनल इनकम। ठीक है, एक और पॉइंट क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख देना। और प्लस जो फाइनल गुड्स हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके होते हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बाकी है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद और में बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता रहता है पेपर में। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कोई बेनिफिट मिल रहा है बट उसके लिए उस पर्सन को पे नहीं किया जा रहा जो वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी रेफर टू बेनिफिट्स कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। ठीक है, कि किसी ने कोई पब्लिक पार्क बनवाया है, स्ट्रीट लाइट लगवाई, तो उससे बेनिफिट सबको मिल रहा है,
ठीक है, बेनिफिट मिल रहा है बट उसके लिए पे नहीं किया जा रहा। ओके। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में लिखा है रेफर्स टू हार्म्स कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेनलाइज्ड फॉर इट। तो नेगेटिव में क्या है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे कोई नुकसान हो रहा है, हार्म क्रिएट हो रहा है, बट उसके लिए आपको पेनलाइज नहीं किया जा रहा, आप पे पेनल्टी नहीं लगाई जा रही। ठीक है, जैसे पॉल्यूशन कोई क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का पार्ट है। ओके। ठीक है, चलो डन। दो दो नंबर के क्वेश्चंस थे ये। इसके बाद गिविंग वैलिड रीजंस एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम में हम किसको कंसिडर नहीं करेंगे? सो फर्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो एक इन्वेस्टर ने एक्स लिमिटेड के शेयर्स परचेज करे, तो देखो शेयर्स अगर आप परचेज करते हो तो उसमें किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, सो अगर किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं होता है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे भी नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, शेयर्स परचेज करें तो बस एक ओनरशिप मिली है आपको, कंपनी की ओनरशिप मिली है। ठीक है, टाइटल में चेंज आया है बस, तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसे नेशनल इनकम में काउंट भी नहीं करते, सिंपल। दूसरा है सैलरी पेड बाय फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली टू द लोकल वर्कर्स ऑफ द हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। तो अगर एक फ्रेंच एम्बेसी लोकल वर्कर्स को सैलरी पे कर रही है तो इसको हम इंक्लूड करते हैं। रीजन क्या है कि देखो नेशनल में हम वो चीजें काउंट करते हैं जो चाहे टेरिटरी के अंदर है चाहे टेरिटरी के बाहर है, बट रेजिडेंट्स होने चाहिए। तो अगर लोकल वर्कर्स यानी इंडियंस को सैलरी पे की जा रही है तो ऑफ कोर्स ये नेशनल इनकम में काउंट होगा। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट है कॉम्पनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लड। तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अगर गवर्नमेंट फ्लड विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन दे रही है तो ये एक ट्रांसफर पेमेंट है और इसीलिए इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन डन है, इसमें आपको इसी तरह से रीजन एक एक लाइन में लिखना है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट करना है हमें डोमेस्टिक इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट होता है एनडीपी एट एफसी। ठीक है, ध्यान रखना एनडीपी एट एफसी इज नेशनल सॉरी डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, सो हमें गिवन है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, आईटी, कॉर्पोरेट टैक्स। तो बेसिकली आपके यहाँ पे इनकम मेथड के कंपोनेंट्स गिवन है। सो इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी ही आता है। तो ठीक है, एनडीपी एट एफसी के लिए सिंपल लगाओ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको गिवन है 2000, तो ठीक है 2000। मिक्स्ड इनकम हमें क्वेश्चन में ये रहा लास्ट में गिवन है 200 का। ठीक है, 200। और ऑपरेटिंग सरप्लस में कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रेंट, रेंट और इंटरेस्ट हमें गिवन है 800। ठीक है, 800। रॉयल्टी हमें क्वेश्चन में नहीं बताया। ओके। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी डायरेक्टली नहीं गिवन, प्रॉफिट के कंपोनेंट्स गिवन है जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स 460। ठीक है, और डिविडेंड 940। ओके, और इसके साथ साथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी कि रिजर्व्स 300 के। ठीक है, सो बस आपको इसे सॉल्व कर देना है। ये कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2000 प्लस 200 प्लस 800 प्लस 460 प्लस 940 प्लस 300। ठीक है, सो ये आएगा 47 CR, 4700 करोड़ का डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है। ओके, डन। राइट, तो कॉम्पोनेंट्स ढूंढो, आंसर निकालो। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो गिवन है गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो हमें एनवीएट एफसी निकालना है बाय संभव अ फार्मर प्रोड्यूसिंग वीट। सो ठीक है, सबसे पहले आप निकालना जीवी एट एमपी। ठीक है, वैल्यू एड मेथड से फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब देखो गिवन है हमें सबसे पहले सेल ऑफ वीट बाय द फार्मर इन दी लोकल मार्केट। एक फार्मर ने वीट सेल किया है लोकल मार्केट में, तो ऑफ कोर्स सेल का पार्ट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है, तो 6800। ठीक है, इसके बाद बोला है परचेज ऑफ ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर देखो एक कैपिटल गुड है, और इंटरमीडिएट्स में हम कैपिटल गुड को तो कंसीडर करेंगे नहीं, सो इस ट्रैक्टर के परचेज को तो कर दो इग्नोर। ठीक है, फिर गिवन है प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर। तो फार्मर से गवर्नमेंट ने व्हीट प्रोक्योर किया है, परचेज किया है, तो मतलब फार्मर ने बेचा होगा, सेल्स है फार्मर के लिए, तो ये 200 भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पार्ट है। ठीक है, देन गिवन है कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फैमिली, द फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जो फार्मर है उसकी फैमिली ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए व्हीट यूज करा है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लोग गुड्स का सेल्फ कंजम्पशन
का जो प्रोडक्शन होता है उसको भी कंसिडर करते हैं, तो ये 50 BC में ऐड हो जाएगा। ओके। देन आपको दिया है एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक और सब्सिडीज, तो ठीक है, इंटरमीडिएट तो देखो हमें गिवन नहीं है तो जीरो मान लो। ठीक है, ये बन गया आपके पास 7050 रुपीज का GV@MP। ठीक है, हमें क्वेश्चन में निकालना है NV@FC। सो GVA@MP से NV@FC पे जाना है, क्रॉस से नेट पे जाना है, डेप होगा माइनस, और MP से FC पे जाना है तो NIT होगा माइनस। ठीक है, GVA है 7050। डेप्रीसिएशन अब गिवन है एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक यानी कि एसेट्स के मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा हुआ है उसको हम डेप्रीसिएशन ही कंसिडर करते हैं इको में। सो ये 100 का डेप। ठीक है, NIT होता है IT-S। इंडायरेक्ट टैक्सेस तो गिवन नहीं है। ठीक है, NIT क्या होता है IT-S। ठीक है, IT को जीरो लो, तो सब्सिडीज हम लेंगे कितनी, -20, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +20। ठीक है, तो ये आएगा 7050 -100 +20, दैट इज 6970 करोड़ का हमारा नेट वैल्यू एडिटेड फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ओके, डन। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। स्टेट एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो मैं कोई दो कंपोनेंट बताने NFIA के, टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला होता है हमारे पास नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और तीसरा होता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, तो आपको कोई भी दो लिखने हैं इसमें, तो आप कोई भी दो इसमें से लिख सकते हो। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया है, गिवन है सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली टू फर्म्स A एंड B, तो दो फर्म्स है A और B। फर्म A सोल्ड गुड्स फॉर 2000 टू फर्म B एंड परचेज गुड्स फॉर 1000। ठीक है, हमें निकालना है इसमें कैलकुलेट NDP@MP निकालना है, और हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रीसिएशन गिवन है 200। ठीक है, निकालते हैं। सो चलो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। देखो स्टेप वाइज चलते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे GVA/MP ऑफ ए। फर्म ए का कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लेते हैं सेल्स, तो देखो ए ने सेल किया है 2000 के गुड्स बी को, सो 2000 की सेल्स। ठीक है, और परचेज करे हैं गुड्स 1000 के, यानी इंटरमीडिएट 1000 के, सो 1000 रुपए का तो ए का आ गया GVA/MP। ठीक है, इसी तरह से आप निकाल लो GVA/MP ऑफ बी। तो अगेन वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, गिवन है बी ने एक्सपोर्ट करे हैं गुड्स 2500 के, और डोमेस्टिक सेल्स गिवन है 1500। देखो वर्ड गिवन है डोमेस्टिक, जब भी डोमेस्टिक गिवन हो उसमें एक्सपोर्ट्स ऐड करते हैं। ठीक है, सो डोमेस्टिक सेल्स हैं 1500, इसमें एक्सपोर्ट्स ऐड कर दो 2500। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कितना होगा, जितना इसने बेसिकली बी ए से खरीदा होगा। ठीक है, तो ए ने सेल करे थे 2000, यानी बी ने खरीदे हैं, बी के लिए इंटरमीडिएट हो गए 2000। राइट, तो ये आपके पास आएगा 4000 माइनस 2000, 2000 करोड़ का, रुपीज में 2000 रुपीज का GVA ऑफ बी। ठीक है, दोनों का अगर आप सम कर दो तो आपके पास GDP आ जाएगा, GDP@MP। दोनों का सम करो 1000 प्लस 2000, यानी कि 3000 रुपए का तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया। ओके, क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हमें निकालना है NDP@MP। NDP@MP, तो सिंपल लगाना है फॉर्मूला GDP@MP। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप होगा माइनस, GDP है 3000, डेप हमें गिवन है क्वेश्चन में 200, तो आपके पास आएगा 28 रुपीज का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ओके, डन, सिंपल। ठीक, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, गिवन है डिफाइन GDP डिफ्लेटर एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। तो GDP डिफ्लेटर क्या है, जो बताता है, एक इंडेक्स वैल्यू है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि प्राइसेस में ओवर द इयर्स कितना एवरेज चेंज आया। ठीक है, सो GDP डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल GDP। Nominal to the real GDP. It is a tool which is used to eliminate the effect of price fluctuations in the economy.
प्राइस फ्लक्चुएशंस को एलिमिनेट करने में हमें डिफ्लेटर काम आता है। एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट ऑफ करंट ईयर में रियल आउटपुट में कितना चेंज आया। ठीक है, सो जीडीपी डिफ्लेटर आपको हेल्प करता है कंपैरिजन में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट एंड डिस्कस एनी टू प्रिकॉशंस टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम निकालना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आपको कोई दो यहाँ पे बताने हैं। सो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने सेकेंड हैंड गुड्स खरीदे हैं तो वो सेकेंड हैंड गुड्स को हम कंसिडर नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग दी नेशनल इनकम, बिकॉज जब वो ओरिजिनली परचेज किए होंगे तब ऑलरेडी काउंट हो चुके होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, तो इंटरमीडिएट गुड्स पे जितना भी खर्चा होगा उसे हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई फाइनेंशियल एसेट्स परचेज करे हैं तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बस पेपर क्लेम, एक बेसिकली ओनरशिप में चेंज आया, प्रोडक्शन तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो कोई भी दो आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस बताने हैं। जैसे इसमें लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो आप कोई भी लिख सकते हो जो भी आप बुक से पढ़ा है अपने। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, हमें इसमें निकालना है द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम अगेन आपको एनडीपीएट एफसी निकालना है। ठीक है, हमें कंपोनेंट्स देखो गिवन है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड के। सो एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले आपके पास आएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, हमें जीडीपी से नेट बेसिकली डोमेस्टिक इनकम पे जाना है। सो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप होगा माइनस। ठीक है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर पे जाने के लिए एनआईटी होगा माइनस। ओके, सो सबसे पहले जीडीपी एट एमपी के लिए आप कंपोनेंट्स ढूंढो एक्सपेंडिचर मेथड के। सो हमें हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बचाया है 600 का, ये लेंगे। ठीक है, या चलो मैं स्टेप लिख देती हूँ एक बारी। हम लेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ होता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सो हाउस होल्ड हमें गिवन है 600, गवर्नमेंट का खर्चा गिवन है 200, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं गिवन, हमें गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड। तो जब भी फिक्स्ड गिवन हो तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, तो बेसिकली 200 प्लस 40 कर देना। ठीक है, 240 का ग्रॉस डोमेस्टिक। ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट्स आपको गिवन है माइनस में 40, तो माइनस का 40। ओके, ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि आपके पास कितना है, ये रहा फिक्स्ड कैपिटल 40। ठीक है, और एनआईटी में हम लेंगे, गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दो, ये आएगा 800 प्लस 240 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 120, दिस इज 840 करोड़। ठीक है, 840 रुपए का हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिविंग वैलिड रीजंस एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम में मैंने काउंट करेंगे नहीं करेंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला पॉइंट है, पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज इन इंडिया। एक अमेरिकन टूरिस्ट ने इंडिया से गुड्स परचेज करे, उस पर खर्चा किया। सो देखो, अगर एक अमेरिकन यानी कि एक फॉरेनर इंडिया में खर्चा कर रहा है गुड्स परचेज करने पे, तो वो हमारे एक्सपोर्ट्स का पार्ट है। ठीक है, सो हमारी टेरिटरी के अंदर ही खर्चा हुआ है। ठीक है, भले ही नॉन रेजिडेंट ने किया है तो हमारी टेरिटरी के अंदर एक्सपोर्ट्स का पार्ट है, तो यस हमें इसे डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे। तो यही लिखा है, यस इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज गुड्स परचेज बाय अमेरिकन टूरिस्ट इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय हिम इन इंडिया एंड विल बी इंक्लूडेड इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स में काउंट करते हैं और एक्सपोर्ट्स हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद है टोमेटोज ग्रोन बाय मिस पूजा इन हर किचन गार्डन। सो मिस पूजा ने अगर टोमेटोज ग्रो करें अपने किचन गार्डनिंग में, सो इसको हम काउंट नहीं करते डोमेस्टिक इनकम में। नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। क्यों? क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है जिसको आप मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, और जिस भी चीज़ को आप पैसे के टर्म में मेजर नहीं करते आप उसे काउंट भी नहीं करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, डन। दूसरा क्वेश्चन है, मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड। अगर एक फर्म मशीन परचेज करती है तो वो हमेशा एक कैपिटल गुड होता है, क्या आप अग्री करते हो? नहीं। देखो, ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में ना किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको ऑलवेज दिख रहा है ना, तो भाई उसमें कुछ ना कुछ तो झोल है, तो उस पर थोड़ा जोर
डाल के सोचना। ठीक है कि ऑलवेज गिवन है तो कुछ ना कुछ तो भाई लोचा है इसमें। तो देखो, अगर एक फर्म मशीनरी परचेज करती है तो वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वो कैपिटल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज। अगर एक मशीनरी फर्म परचेज करती है रीसेल के लिए, ठीक है, रीसेल के लिए, तो वो इंटरमीडिएट माना जाएगा। बट अगर एक मशीनरी परचेज करी है फर्म ने फॉर प्रोडक्शन, जिसे वो 1 साल से ज्यादा के लिए यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह रखा है, तो वो कैपिटल गुड होगा। तो हमेशा तो कैपिटल गुड नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है यूज पे। तो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लिखा है कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विद हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, सो अगर एक फर्म मशीन परचेज करती है तो वो कैपिटल गुड तभी होगा जब वो बाकी के गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, बट इफ इट इज परचेज बाय अ फर्म फॉर रीसेल पर्पस इन द सेम ईयर, तो हम उसे इंटरमीडिएट गुड कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके, डन। चलो इसके बाद सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट। स्टेट द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नैलिटी, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड कंजम्पशन गुड्स। तो एक्सटर्नैलिटी क्या है? एक्सटर्नैलिटीज में हमने अभी पहले पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पढ़ा। एक्सटर्नैलिटी क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे या तो बेनिफिट मिलेगा या हार्म क्रिएट होगा। अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसके लिए आपको पेमेंट नहीं की जा रही, और अगर आप कुछ हार्म क्रिएट कर रहे हो उस एक्टिविटी से तो उसके लिए आपको पेनल्टी भी नहीं लगाई जाती, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। सो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? हमारे इनकम मेथड का एक कंपोनेंट है, जिसमें हम बोलते हैं बेसिकली रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन चारों के सम को हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ओके। फिर है कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल, वो गुड्स, वो फाइनल गुड्स जो कि हाउस होल्ड्स, जो एक्चुअल में अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, वो यूज कर रहे हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लिख देना, जैसे कि मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, ठीक है, शूज परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड, तो कुछ भी लिख सकते हो जो कि डायरेक्टली हाउस होल्ड्स यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। देन इसके बाद सिंपल हमें बताना है, स्टेट द स्टेप्स परटेनिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम कैसे इनकम एस्टिमेट करते हैं, उसके आपको स्टेप्स यहाँ पे बताने हैं। तो बहुत सिंपल है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम PYQs ही कर रहे हैं। तो देखो, पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले इनकम मेथड में आप क्या क्लासिफाई करोगे? हम क्लासिफाई करेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स को। प्रोडक्शन यूनिट्स का मतलब क्या है कि कौन सा हमारा प्राइमरी सेक्टर है, कौन सा सेकेंडरी सेक्टर है, और कौन सा टर्शरी सेक्टर है। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट पे आप क्या करते हो? दूसरे स्टेप पे हम क्लासिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम को। ठीक है, क्लासिफाई द कैटेगरीज ऑफ इनकम। कैटेगरीज ऑफ इनकम हमारे पास अलग अलग हेड हैं, जैसे कि COE है, ठीक है, मिक्स्ड इनकम है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, तो वो आप क्लासिफाई करो। तीसरे नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम बोलते हैं NDP एट FC। कैसे आएगा? इन तीनों के सम को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और चौथे नंबर पे हम निकालेंगे कैलकुलेट NNP एट FC, दैट इज नेशनल इनकम। कैसे आएगा? NDP एट FC में हम लोग NFIA को ऐड करेंगे तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। सिंपल है, ओके। स्टेप्स आपको यहाँ पे हेडिंग लिखना और दो दो लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा हमें वैल्यू निकालनी है अगेन डोमेस्टिक इनकम की, यानी कि NDP एट FC। सो देखो, जो हमें कंपोनेंट्स गिवन है वो आपको बताए हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। एक्सपेंडिचर मेथड से आपके पास आएगा GDP एट MP। ठीक है, चार कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि हाउस होल्ड का खर्चा गिवन है 800। इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें बताया है, ये रहा 170, ये हो गया। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आपको डायरेक्टली नहीं गिवन, हमें गिवन है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों कंपोनेंट हमारे फिक्स्ड के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सो फिक्स्ड के कंपोनेंट्स हैं, आप इन तीनों को ले लो, 150, 120 और 500। 150 प्लस 120 प्लस 500। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट्स ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल के थे। इसमें हम चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे ताकि आपको डोमेस्टिक मिल जाए। ठीक है, अब चेंज इन स्टॉक ढूंढो इसमें। सो देखो, चेंज इन स्टॉक हमें डायरेक्टली नहीं गिवन, हमें बोला इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 140, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक को ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना।
ये हो गया। और नेट एक्सपोर्ट्स हैं आपके पास, देखो गिवन है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट्स। एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट्स, तो इंपोर्ट ज्यादा है, तो ये फिगर हम माइनस में लेंगे 20, माइनस का लेंगे 20। ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं जल्दी से। ये आएगा 800 प्लस 170 प्लस 150 प्लस 120, 500, 140 और माइनस का 20। ये आएगा 1860 करोड़ का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है निकालना है डोमेस्टिक इनकम, तो आपको एनडीपी एट एफसी चाहिए। जीडीपी एट एमपी आ चुका है। सो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप होगा माइनस। ठीक है, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी होगा माइनस। ओके, सो ये होगा 1860 माइनस डेप्रीसिएशन हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 70। ठीक है, सो ये आएगा 40 माइनस 70 यानी कि 1750 इज द आंसर। ठीक है, 1750 इज द आंसर, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमें इसमें बताया है क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, हमें ईयर गिवन है 2020-23, नॉमिनल जीडीपी गिवन है 3000 और 4000, और गिवन है नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइसेस, मतलब वो नॉमिनल जीडीपी जिसको हमने बेस ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया है। तो इन शॉर्ट हम इसे रियल जीडीपी बोल सकते हैं, ये आपको रियल जीडीपी गिवन है। ठीक है, हमें निकालना है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इन द ईयर 2023 यूजिंग 2020 एज द बेस ईयर। सो मैं अगेन रियल जीडीपी में कितना परसेंटेज चेंज आया है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो कैसे निकालोगे, करंट ईयर का रियल जीडीपी माइनस प्रीवियस ईयर का रियल जीडीपी अपॉन में प्रीवियस ईयर का रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, सो परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, देखो करंट ईयर का है 2023 का रियल जीडीपी 4500। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो बेस ईयर का 2020 का है 4000। ठीक है, 4000। ठीक है, 4500 माइनस 4000। ओके, बेस में लेंगे हम 4000 इंटू 100, तो ये आपके पास बनेगा 500 अपॉन 4000 इंटू 100, दैट इज 12.5%। सो 12.5% का चेंज आया है। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला भी लिख देना, रियल जीडीपी ऑफ 2023 माइनस रियल जीडीपी ऑफ 2020 अपॉन रियल जीडीपी ऑफ 2020। तो बेसिकली जो अमाउंट डाले उसका ऊपर फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देना। ठीक है, ये हो गया। तो हमसे बस इतना ही पूछा था, परसेंटेज चेंज निकालना था। ओके, सेकंड पार्ट में द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी लेन फ्लाईओवर में रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। सो एक मल्टी लेन फ्लाईओवर बनाया है, उस पर जो खर्चा हुआ है उससे हो सकता है कि ट्रैफिक कम हो जाए। ठीक है, हमें इस स्टेटमेंट के बेसिस पे बताना है इसका इम्पैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो जीडीपी वेलफेयर का क्वेश्चन। तो देखो जीडीपी में क्या आएगा इसका इम्पैक्ट, अगर एक फ्लाईओवर बन रहा है तो ऑफ कोर्स उसमें प्रोडक्शन हो रहा है ना, देश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो जीडीपी बढ़ेगा, है ना। और जीडीपी इंक्रीज होगा, इतना एक फ्लाईओवर बनेगा तो उससे ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, लोग लगेंगे काम पे। ठीक है, तो जीडीपी इंक्रीज होगा। वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट आएगा कि वेलफेयर भी हमारे यहाँ पे इम्प्रूव होगा, क्यों, क्योंकि अगर एक फ्लाईओवर बन जाएगा तो ऑफ कोर्स लोगों को टाइम कम लगेगा ट्रैवलिंग का, कॉस्ट उनका कम आएगा। ठीक है, तो ट्रैवल टाइम बचेगा, कॉस्ट अगर ट्रांसपोर्टेशन का कम आएगा तो ऑफ कोर्स वेलफेयर यहाँ पे इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जीडीपी पे भी इम्पैक्ट बताना और वेलफेयर पे भी आपको इम्पैक्ट बताना है। ठीक है, ओके। देन दूसरा आपको और में गिवन है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स इनटू कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज। हमें डिफेंड या रिफ्यूट पूछा है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो आप एक फाइनल गुड को क्लासिफाई करते हो कंजम्पशन और कैपिटल में, किसके बेसिस पे कि वो यूज किस तरह से हो रहा है प्रोडक्ट, उसका एंड यूज क्या है। तो बिल्कुल सही है, डिफेंड है ये स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू है कि एक गुड फाइनल गुड जो है वो कंजम्पशन माना जाएगा या कैपिटल, वो डिपेंड होता है उसके यूज पे। ठीक है, अगर तो आप एक गुड को, एक हाउस होल्ड अल्टीमेट जो परचेजर है वो उसे कंज्यूम कर रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो एक कंजम्पशन गुड है। ठीक है, बट अगर एक प्रोडक्ट, अगर एक फर्म ने परचेज किया जिससे वो एज एन इन्वेस्टमेंट यूज कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो एक कैपिटल गुड माना जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन पर्सन उसे किस तरह से यूज कर रहा है। एग्जाम्पल ले लो, मान लो कोई मशीनरी है, अगर एक हाउस होल्ड ने परचेज करी है तो ऑफ कोर्स वो एक कंजम्पशन गुड माना जाएगा।
ठीक है। बट अगर एक मशीनरी फर्म परचेज करती है तो जिससे वो आगे प्रोडक्शन करेगी, गुड्स बनाएगी, तो वो कैपिटल गुड कंसिडर होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका यूज हो रहा है। ओके, तो एग्जाम्पल देना, लिख देना बढ़िया सा। ठीक है। इसके बाद सेकंड है, natural calamities in the hill states of India may led to massive destruction of capital assets। तो नेचुरल कैलामिटीज आती है, इससे हो सकता है कि कैपिटल जो एसेट्स हैं हमारे, वो बेसिकली खराब हो जाए, खत्म हो जाए। सो हमें आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ लॉस। ये जो लॉस हो रहा है, कैपिटल एसेट्स डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन है या कैपिटल लॉस है? तो सिंपल चीज है, ये एक कैपिटल लॉस है। ठीक है, कैपिटल लॉस है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एसेट खत्म हो रहा है। एसेट बेसिकली यहाँ पे लॉस ऑफ एसेट है। ठीक है। और दूसरा हमें रीजन देना है, क्योंकि नेचुरल कैलामिटी इज एन अनफोर्सीन ऑब्सोलिसेंस। अनफोर्सीन है, अनएक्सपेक्टेड चीज है, जो कि कभी भी हो सकती है। तो इसी को हम कैपिटल लॉस भी बोलते हैं, कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से जब कैपिटल एसेट बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, तो उसे हम कैपिटल लॉस कंसिडर करते हैं। ठीक है। ओके, चलो ये भी डन। इसके बाद अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में अगर जा रही हैं, तो यार वीडियो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, सब कर देना जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, और रिव्यू दे देना अपना। ठीक है। चलो इसके बाद, कैलकुलेट द वैल्यू एडिड बाय फर्म ए। सो वैल्यू एडिड बाय फर्म ए बताना है हमें। तो ठीक है, निकालते हैं इसको भी, सॉल्व करते हैं। तो देखो, वैल्यू एडिड बाय फर्म ए निकालना है। तो वैल्यू एडिड ये होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। अब देखो, इसमें गिवन है सबसे पहले परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, 5 रुपए, और दूसरा परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, 2 रुपए। अब ये क्या चीजें हैं यार? देखो, फैक्टर इनपुट्स का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सब होते हैं हमारे फैक्टर इनपुट्स। ठीक है। नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं आपका रॉ मटेरियल, जिसमें हम बात करते हैं बेसिकली इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। ठीक है, जितना भी रॉ मटेरियल है जो आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, वो हमारे नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं। जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालेंगे तो ये 2 रुपए कंसिडर होंगे। ठीक है। सेल्स की अगर हम बात करें, तो गिवन है सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो ए ने सेल किए हैं, तो 10 रुपए हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, परचेजेस में आएंगे। और गिवन है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट आता कैसे है? आप लेते हो एक तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है। और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक्स में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है। हमें बोला है एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आपको गिवन है 3 रुपए, तो ये हम माइनस में लेंगे 3। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। राइट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने आपको बताया, एक तो नॉन फैक्टर इनपुट्स 2 रुपए के, और प्लस इंपोर्ट्स भी गिवन है, तो वो भी कंसीडर कर लो, 50 रुपए। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 7 - 10 - 3 -2 - 50, ये आएगा 52। माइनस में आ रहा है 45। ठीक है, माइनस का 45 करोड़ आ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे यार, ये नेगेटिव में कहाँ से आंसर आने लगा? तो भाई देखो, पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन था, उसमें नीचे लिखा भी था कि इसका आंसर नेगेटिव में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अमाउंट्स इस तरह से दिए क्वेश्चंस में, हम कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिव में आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने सही किया है। ओके, तो ये हमारा डन है आंसर। ठीक है। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, मैंने आपको बोला था जब भी ऑलवेज मिले, मतलब भाई कुछ तो लोचा है क्वेश्चन में। ठीक है। देखो, नेशनल इनकम हमेशा डोमेस्टिक से ज्यादा होती है क्या? नहीं। डू यू अग्री? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों के बीच का डिफरेंस होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अब जो NFIA है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना? अगर तो नेगेटिव, बेसिकली अगर NFIA पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स हमारा नेशनल इनकम ज्यादा आएगा डोमेस्टिक इनकम से। ठीक है। लेकिन अगर NFIA नेगेटिव में है, एक तो पता नहीं ये स्क्रीन ब्लिंक क्यों हो रही है, चलो कोई नहीं,
देखते हैं इसको। एनएफआई अगर नेगेटिव में है तो हमारा नेशनल इनकम कम होगा डोमेस्टिक के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो यही लिखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द कंपोनेंट विच डिपिक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। सो नेशनल इनकम कैन बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम इन केस ऑफ नेगेटिव एनएफआईए। सो अगर एनएफआईए नेगेटिव में है, सो नेशनल इनकम कम भी हो सकती है, डोमेस्टिक ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और अगर एनएफआईए जीरो हुआ, एनएफआई अगर जीरो हुआ, तो नेशनल और डोमेस्टिक सेम भी हो जाते हैं, इक्वल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओके, चलो इसके बाद दूसरा है इसमें क्वेश्चन, इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, फोकस लाइज ओनली ऑन एक्सपेंडिचर बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालते हैं तो हम रेजिडेंट्स ने कितना खर्चा किया है, क्या सिर्फ उसी को कंसिडर करते हैं? देखो, अब इकोनॉमिक्स में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जहां पे भी क्वेश्चन में ओनली दिखे ना, एक तो ऑलवेज, दूसरा ओनली, तो कुछ तो भाई सोचना पड़ेगा आपको। सो देखो, जीडीपी जब हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो क्या हम सिर्फ रेजिडेंट के खर्चे को कंसिडर करते हैं? द आंसर इज नो। देखो, डोमेस्टिक का मतलब होता है कि जितना भी प्रोडक्शन है वो टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब वो टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन रेजिडेंट करे चाहे नॉन रेजिडेंट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे डोमेस्टिक का पार्ट मानते हो, ठीक है। तो जीडीपी में आप कंसीडर करते हो अगर कोई नॉन रेजिडेंट खर्चा कर रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारा जीडीपी का पार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। दिस इज बिकॉज जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड टेक्स इन टू अकाउंट द एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द टेरिटरी, वेदर इनकर्ड बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो क्रॉस डोमेस्टिक में आप कंसीडर करते हो वो खर्चा जो कि एक रेजिडेंट या एक नॉन रेजिडेंट कर रहा है विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। खुद सोचो, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालते हैं तो हम उसमें नेट एक्सपोर्ट्स को कंसीडर करते हैं। अब एक्सपोर्ट पे खर्चा तो नॉन रेजिडेंट कर रहे होते हैं ना, बाहर के लोग खर्चा करते हैं एक्सपोर्ट्स पे, कंसीडर कर रहे हो ना आप, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, डन। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा हमें निकालना है वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अगेन डोमेस्टिक इनकम निकालना है, एनडीपी एट एफसी। तो ठीक है, देखो आपको अगेन कंपोनेंट्स हमें एक्सपेंडिचर मेथड के बताए हैं। सो एनडीपी एट एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, ठीक है, क्योंकि पहले एक्सपेंडिचर मेथड से आप जीडीपी निकालोगे। सो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप होगा माइनस, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी होगा लेस, ठीक। सो जीडीपी आएगा हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि 3,000, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर 1,000, ठीक है। फिर हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। हमें नेट गिवन है तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आप डेप्रीसिएशन ऐड कर दो, ठीक है। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रीसिएशन होगा ऐड, ठीक है। सो 1,000 में आप डेप्रीसिएशन ऐड करो, डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, चलो जीरो कंसीडर करो। दूसरा हमें फिक्स्ड गिवन है, हमें फिक्स्ड को हटाने के लिए इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना होगा, सो ये 200 भी प्लस कर दो, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स गिवन है, इम्पोर्ट्स गिवन है। एक्सपोर्ट्स हैं 500, इम्पोर्ट्स हैं 300, तो नेट एक्सपोर्ट्स कैसे आएंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी 500 माइनस 300 इज 200, तो वो भी ऐड होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स। इसके बाद डेप्रिसिएशन करना है माइनस, जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं बताया, और एनआईटी होता है आईटी माइनस एस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है 350 और सब्सिडीज है 50, तो 350 माइनस 50 इज 300, 300। तो ये बनेगा 4,000 प्लस 1,000 प्लस 400 माइनस 300, जो कि आएगा 5,100 करोड़ का हमारा डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। ओके, सिंपल, राइट, चलो ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बताया है डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड अंडर द इनकम मेथड। तो आपको सिंपल मिक्स्ड इनकम को एक्सप्लेन करना है। सो एक बार समझ लेते हैं होता क्या है, फिर पढ़ लेंगे। मिक्स्ड इनकम क्या है कि बेसिकली जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, या जो थोड़े अनरजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, कोई शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उनकी जो इनकम होगी वो मिक्स्ड इनकम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके इनकम में ना अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसे आप बेसिकली सेपरेट नहीं कर सकते, क्लासीफाई नहीं कर सकते अलग अलग हेड्स में, इसलिए उसे हम मिक्स्ड इनकम मानते हैं। जैसे कि एग्जांपल लो,
कि अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, या कोई टीचर है, वो अपना खुद का इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, एक टीचर है जो अपना खुद का इंस्टीट्यूट अगर रन कर रहे हैं अपने खुद के ही घर घर से, ठीक है, अपने रेजिडेंस से, सो उनको एक तो फीस मिलेगी पढ़ाने की, ठीक है, वो एक इनकम है। प्लस आपको इकोनॉमिक्स में इम्प्यूटेड रेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर आप अपने खुद के रेजिडेंस से भी काम कर रहे हो तो वहां पे हमारा इम्प्यूटेड रेंट, एक एस्टिमेटेड रेंट कैलकुलेट होता है। तो एक टीचर की टोटल इनकम में फीस भी होगी, वो इम्प्यूटेड रेंट भी होगा, उसको आप क्लासीफाई नहीं कर सकते इतने इजीली, ठीक है, तो उसको मिक्स्ड इनकम मानते हैं। ओके, सो ये लिखा है मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू कंबाइंड इनकम अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल rendering their productive services. This income cannot be separated into sub component factor income जैसे कि rent, wages, interest and profits. Example, income earned by a chartered accountant, एक सीए इनकम अर्न कर रहा है running his firm from his own residence. सिमिलर आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट बोला है और में डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग। Depreciation is the fall in the value of asset due to unexpected obsolescence. Depreciation का मतलब एसेट की वैल्यू फॉल हो रही है, बट क्या वो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस होता है? नहीं। ये स्टेटमेंट आप रिफ्यूट लिखना, रिफ्यूट यानी फॉल्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमें पता है कि एक एसेट की वैल्यू फॉल होगी, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। सो डेप्रिसिएशन इज अ कंटिन्यूअस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड है कि वैल्यू में चेंज, मतलब वैल्यू फॉल होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें अनएक्सपेक्टेड की, तो अनएक्सपेक्टेड होता है कैपिटल लॉस के अंदर, कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। ओके, देन इसके बाद अगेन एक न्यूमेरिकल बोला है, सपोज द जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज 1100 करोड़। तो जीडीपी हमें दिया है, जीडीपी एट एमपी 1100, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100, तो NFI ये आपको बताया है 100। द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वाज 150, NIT है 150, एंड नेशनल इनकम वाज 850। नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNP एट FC 850, ठीक है। हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन। तो ठीक है, देखो दो एग्रीगेट्स गिवन है, आप कोई किसी भी साइड पे कोई भी एग्रीगेट रख दो। हम जीडीपी रख देते हैं, जीडीपी एट एमपी इक्वल टू NNP एट FC, ठीक है। हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो डेप्रीसिएशन हम करेंगे प्लस, ठीक है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रीसिएशन होगा प्लस। देन नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFI ये होगा माइनस, और FC से MP पे जाने के लिए हम NIT करेंगे प्लस, ठीक है। जीडीपी गिवन है 1100, NNP एट FC गिवन है 850, डेप हमें निकालना है, NFI ये है 100 और NIT है 150, ठीक है। तो ये आएगा 1100 -850 +100 -150, तो डेप्रीसिएशन आपके पास आएगा 200 करोड़ का। दिस इज द आंसर, ठीक है। डन, बहुत सिंपल। तो आप किसी भी साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कोई भी एग्रीगेट लगाओ और साइन प्लस माइनस के सही से लगाना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड। तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया, देखो फिर से साल एक और पेपर में आया होगा इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सो ऑफ कोर्स ऑलवेज है, तो नहीं जी, गलत है स्टेटमेंट। मशीनरी फर्म अगर परचेज करती है तो वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है अगर आप उसे रीसेल के लिए यूज कर रहे हो, और अगर प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हो तो वो कैपिटल माना जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है किस तरह से यूज हो रहा है। ओके, देन इसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। सो हमें NNP एट FC निकालना है, ठीक है। कंपोनेंट्स आप चेक करोगे तो आपको इनकम मेथड के कंपोनेंट्स गिवन है, सो NNP एट FC हम निकालेंगे। इनकम मेथड से आता है NDP एट FC, सो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFI ये होगा प्लस, ठीक है। NDP एट FC में तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो इसमें आपको क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देखो डायरेक्टली तो नहीं गिवन, हमें गिवन है वेजेस एंड सैलरी इन कैश और काइंड, तो ये ले लो, ठीक है, 1700। ओके, इसके बाद मिक्स्ड इनकम आपको डायरेक्टली डायरेक्टली गिवन है 1400, ये लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें बताया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, कंपोनेंट्स ढूंढते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी दिया है 1300, ये होगा एक तो, ठीक है। इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया,
प्रॉफिट के कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स 400, ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग्स 300, और डिविडेंड 400। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे हो गए ऑपरेटिंग सरप्लस के। ठीक है, और इसमें आप ऐड कर दो NFIA, जो कि बोला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -120, सो -120 ब्रैकेट में। ठीक है, माइनस लगा देते हैं। चलो, तो अब इसको देख लेते हैं। ये आएगा 1700 प्लस 1400 प्लस 1300 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 400 -120। तो ये बनेगा 5380। 5380 इज दी आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो कोई टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आता है नेशनल इनकम से, सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, बेसिकली इंक्लूड करोगे नहीं करोगे वो बताना है। तो ध्यान रखना, नेशनल इनकम हम वो लेते हैं कि जो रेजिडेंट इनकम अर्न कर रहा है, सिर्फ रेजिडेंट, ठीक है, इनकम ऑफ ओनली रेजिडेंट। अब वो इनकम टेरिटरी के अंदर अर्न करे या टेरिटरी के बाहर अर्न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो लिखा है, प्रॉफिट्स अर्न बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। फॉरेन के बैंक्स ने प्रॉफिट अर्न करे हैं इंडिया में, तो टेरिटरी के अंदर तो है, लेकिन फॉरेन बैंक्स रेजिडेंट तो नहीं है, रेजिडेंट तो नहीं है, तो इसको हम काउंट भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, बेसिकली इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉरेन बैंक्स आर नॉट दी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो फॉरेन बैंक्स इंडिया के रेजिडेंट तो नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, इसलिए हम इसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सो बिकॉज ये क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट लिख देना। दूसरा पॉइंट है, एक्सपेंडिचर ऑन अपग्रेडेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय अ फर्म। फर्म ने फिक्स्ड एसेट को अपग्रेड करने के लिए खर्चा किया, तो ऑफ कोर्स ये काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, और कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट जो है वो नेशनल इनकम में हम काउंट करते हैं। ठीक है, सिंपल। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको निकालना है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें NDP एट FC निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, निकाल देते हैं। देखो कंपोनेंट्स अगेन आपको एक्सपेंडिचर मेथड के ही गिवन है। सबसे पहले निकालेंगे GDP एट MP, जो कि होता है हमारे पास PFC प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, प्राइवेट आपको गिवन है हाउस होल्ड का 470, 470। ग्रॉस सॉरी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 320। उसके बाद डोमेस्टिक में आपको गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, तो फिक्स्ड से हमें डोमेस्टिक पे जाने के लिए इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। सो 200, और चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है -40। ठीक है, सो 200 -40 इज 160, सो 160। और नेट एक्सपोर्ट्स आपको बोले हैं, एक्सपोर्ट्स हैं 50 और इम्पोर्ट्स हैं 60। सो 50 -60 है -10, सो ये ले लो -10। ठीक है, सो ये आपके पास कितना आएगा, 470 प्लस 320 प्लस 160 -10 इज 940 का GDP एट MP। ठीक है, हमें चाहिए NDP एट FC, GDP एट MP। ठीक है, क्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप माइनस, और MP से FC पे जाने के लिए NIT माइनस। तो ये आएगा 940 माइनस डेप्रिसिएशन, ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 35, और NIT है 50। ठीक है, तो 940 -50 -35 इज 855, 855 रुपए का आपका क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, NDP एट FC। ओके, डन, समझ गए इतनी चीजें। ठीक है, ये डन हो गया। इसके बाद अगला है हमारा केस स्टडी क्वेश्चन। देखो एग्जाम में केस स्टडी मोस्ट प्रोबेबली हमारा मैक्रो और इंडियन इको का जो लास्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, 17th और 34th क्वेश्चन, वो केस बेस्ड होता है और सिंपल होता है, क्योंकि आपको उसके आंसर्स मोस्ट ऑफ द टाइम केस में ही गिवन होते हैं, वही आपको डायरेक्टली लिखना होता है। ठीक है, सो देखो इसमें आपको दिया है, हमें इसमें बताना है, एक तो एक्सटर्नैलिटीज हमें डिफाइन करनी है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, कोई भी एक्टिविटी जिससे या तो बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए आपको
पे नहीं किया जा रहा, या कोई हार्म होगा जिसके लिए आप पे पेनल्टी नहीं लग रही। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, तो ये भी हमें पता है। ओके। और तीसरा है एलैबोरेट हाउ एंड व्हाई कार्बन प्राइसिंग शुड बी प्रमोटेड। सो कार्बन प्राइसिंग को क्यों प्रमोट करना है वो हमें बताना है। तो देखो, इसमें आपके पास यहाँ पे लिखा है, मैनी इकोनॉमिस्ट सजेस्ट कार्बन प्राइसिंग एज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस। कार्बन प्राइसिंग क्यों प्रमोट करना है? क्यों? क्योंकि एक तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट होता है। दूसरा, कार्बन प्राइसिंग ट्राइज टू कंट्रोल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय ईदर प्लेसिंग अ फी ऑन एमिटिंग और ऑफरिंग सब्सिडीज ऑन लेसर एमिशंस। तो ये आपको कार्बन प्राइसिंग के बेसिकली बेनिफिट बताए हैं, इसलिए प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। और इससे क्या होगा, बेसिकली हम ग्रीनर टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन कर रहे होंगे। तो आपको ये बेसिकली दो तीन पॉइंट्स जो गिवन है उन्हीं को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आंसर हमारा डन हो जाएगा। ओके, डन। चलो इसके बाद हमें बताना है, स्टेट एनी थ्री प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एड के कोई तीन प्रिकॉशंस बताने हैं। कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हमारा जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं हम उन्हें इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। या फिर सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स, ये भी इंक्लूड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके होते हैं। ठीक है। हम बात करें चेंज इन स्टॉक की, चेंज इन स्टॉक की, तो ऑफ कोर्स इसको हम काउंट करते हैं। ठीक है। जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको हम काउंट करते हैं। ठीक है। बट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये काउंट नहीं होता, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं हो सकता। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, आपको कोई भी यहाँ पे तीन एक्सप्लेन करने बताने। ठीक है। चलो देन एक और क्वेश्चन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इज एन इकोनॉमी आर ऑलवेज इक्वल, जस्टिफाई। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया, बोला है जीडीपी और जीवीए का सम हमेशा इक्वल होता है। यस। देखो, जीवीए जो तीनों सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू निकलेगा, वैल्यू एडिशन निकलेगा, उन तीनों को अगर हम सम करेंगे तो आपके पास जीडीपी आ जाएगा। तो यस, जीडीपी जो है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ जीवीए एट एमपी। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीनों ही सेक्टर का जो वैल्यू एडिशन है जिसको हम जीवीए बोलते हैं, उसके सम को ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट सही है, आपको यही यहाँ पे बताना है। ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीडीपी डिफ्लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय रेशियो ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। GDP deflator is represented by ratio of real GDP and nominal GDP. Do you agree with the given statement? अब देखो यहाँ पे मेजोरिटी बच्चे यस लिखेंगे, क्योंकि इन्हें पता है जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है क्वेश्चन में, रियल जीडीपी पॉइंट गिवन है और नॉमिनल भी गिवन है, तो सही है स्टेटमेंट। नहीं भाई नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमें पता है जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला है ना, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है। नॉमिनल ऊपर आता है, रियल नीचे आता है। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रेशियो ऑफ रियल अपॉन नॉमिनल बोला है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? रेशियो ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल, मतलब रियल अपॉन नॉमिनल। इज जीडीपी डिफ्लेटर? नहीं, गलत है ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज फॉल्स। ठीक है, हम अग्री नहीं करते। क्यों? क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर किसका रेशो है? नॉमिनल जीडीपी का एंड रियल जीडीपी का। आप फॉर्मूला लिख देना सिंपल सिंपल। ठीक है। हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, और एक एग्जाम्पल भी देना है। तो एग्जाम्पल हमने पीछे बनाया था एक फर्स्ट क्वेश्चन में, आई गेस हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाया था कि रियल कैसे बनेगा, नॉमिनल कैसे बनेगा। तो वही आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, कि और से जीडीपी डिफ्लेटर आपको निकाल के दिखा देना है। ठीक है, डन। इसके बाद स्टेट द मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सिंपल, आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बताना है। सो देखो, प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम हो रही है, इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। ठीक है। अब प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो हो सकता है रेंट के फॉर्म में हो, रॉयल्टी के फॉर्म में हो, या इंटरेस्ट के फॉर्म में। ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम होती है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज। ठीक है, इनके सम को हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो एक नंबर में आपको, सिंपल दो नंबर में इतना ही यहाँ पे बताना है। ठीक है।
ओके देन, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी निकालना है अगेन। और हमें पॉइंट्स गिवन क्या क्या है, देखो सिमिलर क्वेश्चन है, दूसरे सेट में आया था ये क्वेश्चन। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा, इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट, एनआईटी, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, एनएफआई और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको सिमिलर क्वेश्चन अभी करवाया है। सो इसका आंसर आप लोग करना कमेंट में, देखते हैं आप लोग सही बताते हो नहीं बताते। सो इसका आंसर वीडियो पॉज करके निकालो और कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। चलो उसमें चेक करेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट है, disposition phase of circular flow of income involves flow of factor income which comprises of rent, wages, interest and profits from firms to households, defend or refute। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखो तीन फेजेस होते हैं, एक तो हमारा जनरेशन फेज, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। डिस्पोजिशन फेज कौन सा होता है, जिसमें जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं वो गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा करते हैं, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, उस फेज को हम बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। अब इसमें बोला है कि डिस्पोजिशन फेज का मतलब क्या है, जिसमें फैक्टर इनकम फ्लो कर रही है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। तो ये स्टेटमेंट रिफ्यूटेड है, ठीक है, फॉल्स है। क्योंकि जिस फेज में फैक्टर इनकम का फ्लो होता है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, उस फेज को तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। डिस्पोजिशन फेज का सिंपल मतलब लिखते हैं ना कि डिस्पोजिशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस in which the households spends money or spends the entire factor income earned on the goods and services in the form of consumption expenditure, उसी को हम बोलेंगे डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। और जिस फेज में इनकम का फ्लो होता है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। सो आपको सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन में बता देना है, ठीक है। ओके, ये डन है। देन इसके बाद अगेन न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सो हमें एनवी एट एफ सी निकालना है, और आपका यहाँ पे वैल्यू एडेड का क्वेश्चन है। तो ठीक है, सबसे पहले निकालोगे जीवीए एट एमपी, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया है फिक्स्ड कैपिटल गुड्स 15 और उनका एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है 5 साल का, ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स हैं तो मतलब इसमें एक्सपोर्ट्स ऐड होंगे। सो डोमेस्टिक सेल्स ले लो 200, और सेल्स इसमें आप सॉरी डोमेस्टिक सेल्स हैं 200, एक्सपोर्ट्स हम ऐड करेंगे 10 रुपए के, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक भी ऐड होता है जो कि आपको -10 गिवन है, तो -10, ठीक है। ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक। इसके बाद आप इसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमें गिवन है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कि प्रोड्यूसर गुड्स यूज कर रहा है जो कि एक ही टाइम में खत्म हो जाएंगे, मतलब रॉ मटेरियल है एक तरह से। तो अगर प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो वो सिंगल वन टाइम यूज के लिए होता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स ही है ये 120 के, ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 200 + 10 -10 -120, 80 रुपीज का तो जीवी एट एमपी आया, ठीक है। हमें चाहिए क्वेश्चन में एनवीए एट एफसी, तो इसमें आप करो जीवीए एट एमपी। सो एमपी से एफसी पे जाना है, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप होगा माइनस, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी होगा माइनस, ठीक है। जीवीए है 80। अब डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, क्या डेप्रिसिएशन को 0 मान ले, नहीं। तो वो गिवन है फिक्स्ड कैपिटल गुड्स की वैल्यू है 15, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 15 है, और एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 साल की। तो 15 का एसेट 5 साल चलेंगे, क्या हर साल 3 रुपए से डेप्रिसिएट हो रहे होंगे, कैसे निकाला, 15/5, ठीक है। वैल्यू ऑफ एसेट डिनोमिनेटर में लाइफ स्पैन, तो 15/5 इज 3 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। एनआईटी आपको गिवन है 20, तो ये आएगा 80 -3 -20 दैट इज 57, 57 का नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ठीक है, तो 57 lakhs के हमारे एनवीएट एफसी आ गया, ठीक है, हो गया डन, ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, हमें एस्टिमेट करनी थी वैल्यू ऑफ एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें निकालने हैं। एंड ऑल्सो आई एम सो सॉरी गाइस कि जो स्क्रीन है बार बार ब्लिंक हो रही है, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है ऐसा, मैं खुद भी परेशान हो रही हूँ, बट मैं कुछ कर भी नहीं सकती यार, सब कुछ सही है, पता नहीं ये मैं जैसे ही लिख रही हूँ
तो बार बार ये ब्लिंक हो रही है। तो उसके लिए मुझे पता है बहुत डिस्टरबेंस हो रहा होगा, बट आई एम सो सॉरी। मुझे इसका सॉल्यूशन तो नहीं पता, बट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं सही से समझा पाऊँ या आपको दिख जाए प्रॉपरली, वो एक मेरी कोशिश है। ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा बियर करना, मैं चेक करती हूँ प्रॉब्लम हो क्यों रही है वैसे। बट चलो करते हैं हम लोग। एनआईटी आपको निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी गिवन है। दूसरा हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी एनएफआई। तीसरा बोला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एफसी। और डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ठीक है, दो हमें एग्रीगेट गिवन है, कोई भी एग्रीगेट को किसी भी साइड डालो, आंसर निकालो। ठीक है, सिंपल। सो सपोज एनएनपी एट एफसी को हम रखते हैं यहाँ पे एनएनपी एट एमपी लेफ्ट में, एनएनपी एट एमपी। ठीक है। और दूसरी साइड पे रख दो जीएनपी एट एफसी। ठीक है। अब देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप होगा माइनस। नेशनल नेशनल सेम है। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, एनआईटी करेंगे ऐड। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए एनआईटी ऐड। एनएनपी एट एमपी है 1400, जीएनपी एट एफसी है 1300, डेप्रीसिएशन है 100 का, और एनआईटी हमें निकालना है। ठीक है, एनआईटी हमें निकालना है इसमें, तो प्लस एनआईटी। ओके, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1400 माइनस 1300 प्लस 100, दैट इज 200 का एनआईटी। ठीक है, इधर करोड़ लगा देना, रुपीस लगा देना, तो उतना आप लोग कर। ठीक है, डन हो गया ये भी, सिंपल था। ओके, 3 नंबर का क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। ठीक है, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है चीजें। ओके, ये डन। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये अलग है नीचे वाला। ठीक है, एक ये पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। दिया है क्वेश्चन में, एज पर द इकोनॉमिक्स टाइम्स रिपोर्ट डेटेड 11 अप्रैल 2023, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स क्रॉस 10 लाख मार्क इन फाइनेंशियल ईयर 22-23। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी की सेल्स जो है वो 10 लाख तक पहुंच गई थी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। एनालाइज द लाइकली impacts ऑफ दिस न्यूज ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। सो अगेन जीडीपी एंड वेलफेयर पे आपको इम्पैक्ट बताना है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल इंक्रीज हुई है तो उसका जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट आएगा और वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सो देखो, अगर सेल्स बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, सो जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा, ज्यादा प्रोडक्शन है ज्यादा सेल्स है। ठीक है, सो जीडीपी इंक्रीज होगा देश का। वेलफेयर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से पॉल्यूशन नहीं होगा, आपका कॉस्ट भी कम आएगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स वेलफेयर इंप्रूव होगा, लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होगा। है ना, प्रदूषण आपको पता है कितना ज्यादा है, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है। सो वेलफेयर ऑफ कोर्स यहाँ से इंप्रूव होगा अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स इंक्रीज होती देखें। ठीक है, आपका कॉस्ट कम आता है, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं होता, हेल्थ सही रहती है। सो वो आप बेनिफिट्स लिख सकते हो जिसकी वजह से वेलफेयर इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा। ठीक है, डन। उसके बाद सेकंड हमें गिवन है 3 नंबर में, डिस्कस ब्रीफली द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। तो अगेन आप इसका एक डायग्राम बना सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर देना। देखो डायग्राम बना देते हैं फिर भी, ये है हाउस होल्ड, ये है फर्म्स। मैं ज्यादा लिख नहीं रही, नहीं तो ब्लिंक होगी स्क्रीन। सो हाउस होल्ड और फर्म्स, सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज में क्या आते हैं, आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रिनर। ठीक है, जिसके एक्सचेंज में फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देती है। फैक्टर इनकम जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, ये सब चीजें, वेजेस, ये सब। ठीक है, इसके बाद फर्म्स प्रोडक्शन करते हैं इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके, और वो गुड्स और सर्विसेज दे देते हैं हाउस होल्ड को, गुड्स और सर्विसेज, जिसके एक्सचेंज में हाउस होल्ड क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हो प्रॉपरली लिख के। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर देना कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होता क्या है, यही आपको पॉइंट यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, ओके। देन इसके बाद न्यूमेरिकल है हमारे पास। देखो ये पिछले साल के पेपर का क्वेश्चन है। तो हमें बोला है, सपोज देयर आर ओनली 3 फर्म्स इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी एक्स वाई एंड जेड, और ये कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। हमें कैलकुलेट करना है दी वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी निकालना है। 3 फर्म्स हैं तो तीनों फर्म्स का पहले वैल्यू एडिशन निकलेगा, फिर टोटल आएगा, तब जाके आपको जीडीपी मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले एक्स की अगर हम बात करें, सो देखो हमें चाहिए होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लेते हैं सेल्स। ठीक है, अब बोला है फर्म एक्स सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 टू फर्म वाई, एक्स ने वाई को 20,000 की सेल करी।
तो सेल्स में डाल दो 20,000। ठीक है, या चलो इसकी टेबल बना देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा प्रेजेंटेशन भी। इसकी हम बनाते हैं प्रॉपर एक टेबल। देखो हम लेते हैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड। ठीक है, ये हो गया एक्स, वाई और जेड। ठीक। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लेते हैं सेल्स, तो एक्स ने सेल करे हैं 20,000 के गुड्स वाई को, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में 20,000। ठीक है, अब खुद सोचो अगर एक्स को बेचा है, सॉरी एक्स ने वाई को बेचा है, सो वाई ने परचेज किया होगा। अगर एक्स वाई को बेच रहा है तो एक्स के लिए सेल्स है, वाई के लिए परचेज है, और वाई के लिए परचेज यानी इंटरमीडिएट। ठीक है, सो वाई के इंटरमीडिएट में आ जाएगा 20,000। ओके। ठीक है, फिर गिवन है एंड 12,000 टू फर्म जेड, और एक्स ने जेड को कितना बेचा है 12,000, तो एक्स की सेल्स में ही ये प्लस कर दो 12,000। अगर एक्स के लिए सेल्स है तो वाई के लिए परचेज है, तो वाई के इंटरमीडिएट में आएगा 12,000। ठीक है, डन फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बोला है फर्म वाई सोल्ड गुड्स वर्थ 11,000 टू फर्म एक्स। सो वाई ने एक्स को बेचा है, यानी कि वाई के लिए सेल्स है 11,000, और एक्स के लिए परचेज यानी इंटरमीडिएट हो गए 11,000। ठीक। और 35,000 टू फर्म जेड, जेड को बेचा है एक्स ने, वो सॉरी वाई ने जेड को बेचे हैं 35,000 के। सो वाई के वैल्यू ऑफ आउटपुट में प्लस करो 35,000, और जेड के लिए परचेज है यानी इंटरमीडिएट है 35,000, सो इसमें होगा प्लस। ठीक है, उसके बाद फर्म जेड सोल्ड गुड्स वर्थ 57,000 टू हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। सो अगर जेड ने हाउस होल्ड्स को बेचा है, अगेन वो सेल्स का ही पार्ट है, 57,000 हमारी जेड की सेल्स आ गई। ठीक है, बस अब आपको यहाँ पे माइनस करना है, वैल्यू एडिट कैसे आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो एक्स का बन रहा है 32, सॉरी, हाँ 32,000। ठीक है, और वाई का बनेगा ये 35 + 11 दैट इज 46,000। ठीक है, और इस तरह से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जेड का आएगा ये 47,000। अब बस आपको माइनस करना है। सो एक्स का कितना आएगा, ये आएगा 32,000 माइनस 11,000, ये आएगा 21,000। ठीक है, वाई का आएगा 46,000 माइनस 20,000 दैट इज 26, और जेड का आएगा 57 माइनस 47 यानी कि 10,000। ये आ गए वैल्यू एडिशन। हमें पूछा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, तो तीनों को ऐड कर दो, 21,000 प्लस 26,000 प्लस 10,000, ये बनेगा 57,000। 57,000 का हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, डन। ओके, राइट, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अगेन वेलफेयर का क्वेश्चन है। इलैबोरेट द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यू एक्सप्रेस हाईवेज ऑन द जीडीपी एंड वेलफेयर इन द इकोनॉमी। सो 2 नए एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, उसका वेलफेयर पे और जीडीपी पे इम्पैक्ट बताना है। देखो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, सो हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया, लिख देना सारे पॉइंट। इंफ्रा डेवलप हो रहा है, ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वेलफेयर की बात करें तो ऑफकोर्स अगर हाईवे बनेंगे तो लोगों के लिए ट्रैवलिंग टाइम जो है, ट्रैवल टाइम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट कम आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी, जिससे लोगों का वेलफेयर इंप्रूव होगा। ठीक है, तो मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए, इन्हीं को आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है, खत्म बात, सिंपल। ठीक है, इसके बाद सेम अच्छा क्वेश्चन है। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर एसेंशियली कैपिटल गुड्स। सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं, डिफेंड और रिफ्यूट। सो देखो, प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कि प्रोड्यूसर को हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में। अब प्रोड्यूसर 2 तरह के गुड्स यूज करता है, एक तो होता है हमारा कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जिसमें हम बात करते हैं मशीन्स की, ठीक है, टूल्स की, इक्विपमेंट्स की, वो सब कैपिटल गुड्स में आते हैं। और दूसरे टाइप के गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करता है वो होता है हमारा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है, फ्यूल पावर, ठीक है, रॉ मटेरियल, ये सब हमारा जो है ये सिंगल यूज होता है, सिंगल यूज। ठीक है, कैपिटल नहीं होता ये। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर एसेंशियली कैपिटल गुड्स, जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल गुड्स हैं, आपको पता चल जाएगा आंसर, नहीं, रिफ्यूट।
ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में दो कैटेगरी होती हैं, एक तो कैपिटल गुड्स, दूसरा सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है। सो सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ आप एक टाइम में यूज करके खत्म कर देते हो, जैसे कि रॉ मटेरियल, तो वो हमारा कैपिटल गुड में नहीं आता। ठीक है, तो आपको वही यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। देन इसके बाद देखो फिर से डिफेंड और रिफ्यूट। ऑल कंजम्पशन गुड्स आर ड्यूरेबल इन नेचर। सारे ही कंजम्पशन गुड्स ड्यूरेबल होते हैं। सबसे पहले तो कंजम्पशन गुड्स होते कौन से? वो गुड्स जो कि एक कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड यूज कर रहा है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए। ठीक है। क्या सारे ही कंजम्पशन गुड्स ड्यूरेबल होते हैं? नहीं। रिफ्यूट। कंजम्पशन गुड्स अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें देखो चार कैटेगरी होती हैं कंजम्पशन गुड्स में। एक होता है ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल। ठीक है। कुछ गुड्स होते हैं सेमी ड्यूरेबल, और कुछ होती है हमारी सर्विसेज। तो सारे के सारे कंजम्पशन गुड्स ड्यूरेबल तो नहीं होते भाई, है ना। नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, सेमी ड्यूरेबल, हर टाइप के गुड्स हैं। सारे ड्यूरेबल तो नहीं है। ठीक है, ड्यूरेबल का मतलब है जो लॉन्ग टाइम चलेंगे, चलते ही रहेंगे, खत्म नहीं हो रहे। बट कुछ तो नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं। अगर आपने मिल्क परचेज किया है हाउस होल्ड ने, तो ऑफ कोर्स वो एक बार यूज करके खत्म है ना, तो नॉन ड्यूरेबल है ना। इस तरह से सर्विसेज होती हैं जो कि ड्यूरेबल नहीं होती हैं। तो सारे ही कंजम्पशन गुड्स ड्यूरेबल नहीं होते, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कंजम्पशन गुड्स में आपके पास चार कैटेगरी होती हैं: ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज। और इसका कोई भी आप एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, डन। इसके बाद अगला है, ओके, न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम द गिवन डेटा। सो हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। देखो यार, हमें इसमें निकालना है, तो कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एट एफसी। हमें गिवन है क्वेश्चन में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो एक एग्रीगेट गिवन है, तो जो निकालना है उसको रख दो लेफ्ट में। हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी, तो लेफ्ट में रखो एनडीपी एट एफसी को। गिवन है जीएनपी एट एमपी। ठीक है। अब देखो, ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप करेंगे माइनस। ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, हम करेंगे एनएफआईए माइनस। ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एनएफआईए माइनस, उसके बाद एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी माइनस। ओके। जीएनपी एट एमपी है 2500। डेप्रीसिएशन हमें गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200, तो ये ले लो। एनएफआईए है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50, ये माइनस। और एनआईटी में हम लेते हैं आईटी माइनस एस। ठीक है। एनआईटी हम माइनस कर रहे हैं ना, एनआईटी होता है आईटी माइनस एस। ठीक है। अब आईटी कितना है? आईटी है आपके पास जीएसटी 20 का, 20, और सब्सिडीज 50, 50। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं माइनस और माइनस का 30। ठीक है, तो बेसिकली प्लस करना है 30। ठीक है, मैंने आपको ऊपर रफली बता दिया, सिंपल है ना। देखो, एनआईटी फॉर्मूले में माइनस करना है। एनआईटी आएगा आईटी माइनस एस, 20 माइनस 50 कितना बनेगा? -30, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा? ये आपके पास आएगा 2500 माइनस 200 माइनस 50 प्लस 30 इज 2280 लैक्स। ठीक है, 2280 रुपये हमारा आंसर। ठीक है। ओके। ये अनएक्सपेक्टेड लॉस जो हमें गिवन है, ये हमारा कैपिटल लॉस का पार्ट होता है, तो उसको आप कंसीडर मत करना। ठीक है, चलो ये डन। इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर में आते ही रहता है यार। देखो, रियल जीडीपी क्या होता है ये बताना है। तो रियल जीडीपी क्या है कि देश में एक साल के अंदर कितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। ठीक है, तो रियल जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी? तो हमें पता है कि रियल जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। रियल जीडीपी में हम कंसीडर करते हैं करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस। ठीक है। लेकिन अगर हम नॉमिनल की बात करें, तो नॉमिनल में हम क्या लेते हैं? नॉमिनल में हम लेते हैं करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ करंट ईयर। ठीक है। सो नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, या तो आउटपुट बढ़ाओ या फिर प्राइस बढ़ाओ।
ठीक है, तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो एक्यूरेसी का, कि जो हमारा रियल जीडीपी है वो ऑफ कोर्स एक्यूरेट होता है। देश में कितना एक्चुअल में ग्रोथ हुआ है वो हमें रियल जीडीपी से पता चलता है, बट नॉमिनल जीडीपी इज नॉट दैट एक्यूरेट। ठीक है, कंपैरिजन करने में, डिसीजंस लेने में रियल जीडीपी काम आता है, नॉमिनल काम नहीं आता है। ठीक है, सो आप वो पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। और 3 नंबर का है तो टेबल बना के लिखना। ठीक है, चलो इसके बाद अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो देखो फैक्टर इनकम क्या होती है, वो इनकम जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं। ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके या प्रोडक्शन के एक्सचेंज में आपको जो इनकम अर्न होती है दैट इज फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या है, कि जिसमें आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया बट वो आपको इनकम वैसे ही रिसीव हो गई, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। अर्निंग कॉन्सेप्ट यानी आप अर्न करते हो, ठीक है, काम करते हो तब जाके मिलता है। ट्रांसफर इनकम एक रिसीट कॉन्सेप्ट है, कि बस आपको यूं ही इनकम रिसीव हो गई है। ठीक है, फैक्टर इनकम जैसे कि आपको रेंट मिला है, वेजेस मिला है, इंटरेस्ट मिला है, प्रॉफिट मिला है, वो हमारी फैक्टर इनकम है। और ट्रांसफर इनकम में क्या आते हैं, जैसे कि कोई स्कॉलरशिप है, ठीक है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ठीक है, या फिर आपने चोरी कर ली तो आपको पैसा मिल गया, ठीक है, लॉटरी लग गई, तो वो हमारे ट्रांसफर इनकम में आते हैं। ठीक है, अगर हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम फैक्टर इनकम को ही कंसीडर करते हैं, ट्रांसफर को इग्नोर करते हैं। तो आपको मैंने 4 पॉइंट्स बता दिए, वो आप सिंपल टेबल के फॉर्म में लिख सकते हो विद बेसिस। ओके, डन। इसके बाद इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी नेशनल इनकम इज ऑलवेज ऑलवेज लेस देन डोमेस्टिक इनकम। अगेन डिफेंड या रिफ्यूट, हमें पता है आंसर होगा रिफ्यूट। सिमिलर क्वेश्चन हमने पीछे किया, ठीक है, वो किसी और साल में आया था क्वेश्चन, ये पिछले साल का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम जो है वो हमेशा लेस होती है डोमेस्टिक के, नहीं, रिफ्यूट। नेशनल इनकम लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और ग्रेटर देन भी हो सकता है। ठीक है, नेशनल इनकम ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम कब होगा, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम कब होगा, और नेशनल इनकम लेस देन डोमेस्टिक इनकम कब होगा। तो देखो ग्रेटर देन होगा जब NFIA होगा पॉजिटिव, इक्वल होगा जब NFIA होगा जीरो, और लेस कब होगा नेशनल इनकम, जब NFIA होगा नेगेटिव में। ठीक है, ओके, तो आपको यहाँ पे सिंपल बताना है। ठीक है, ये भी डन हो गया। इसके बाद गिवन है, अ, इसमें आपको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द मटेरियल परचेज्ड बाय गोहर एज फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स गिविंग रीजंस। ठीक है, तो जितना ही मटेरियल गौहर या गौहार जो भी नाम है परचेज करेगा उसको आपको क्लासिफाई करना है फाइनल और इंटरमीडिएट में। पढ़ते हैं, लिखा है गौहार हैज रिसेंटली कंप्लीटेड हर फैशन डिजाइनिंग स्टडीज एंड स्टार्टेड अ बुटीक। तो ठीक है, एक बुटीक स्टार्ट किया है। टू प्रोड्यूस ड्रेसेस फॉर सेल शी परचेज्ड वेरियस मटेरियल्स इंक्लूडिंग अ सुइंग मशीन। देखो बिजनेस चलाने के लिए काफी मटेरियल उसने परचेज किया, जिसमें एक तो स्विंग मशीन परचेज करी है, ठीक है, फैब्रिक बटन्स और थ्रेड परचेज किया है। ये आइटम्स असेंशियल है फॉर प्रोड्यूसिंग द ड्रेसेस। तो मेन लाइन आपकी ये वाली है। ठीक है, सो देखो आपको ये इन दो गुड्स को बेसिकली क्लासीफाई करना है फाइनल और इंटरमीडिएट में। तो देखो गौहर ने स्विंग मशीन परचेज करी है, वो एक कैपिटल गुड है। ठीक है, कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड है मतलब कि फाइनल गुड है, क्योंकि प्रोडक्शन में काम आएगा, मशीन है, लंबे टाइम चलेगी, 1 साल से ज़्यादा चलेगी, फर्दर प्रोडक्शन में काम आएगी, तो वो एक कैपिटल गुड है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें फैब्रिक की, बटन्स की, थ्रेड की, तो ये रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट में आएगा, इंटरमीडिएट में आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्शन में तो काम आएंगे लेकिन सेम ईयर के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही ये यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो स्विंग मशीन एक कैपिटल गुड है, फाइनल का पार्ट है, और फैब्रिक बटन्स थ्रेड ये सब क्या है, इंटरमीडिएट है। रीजन मैंने आपको बताया, वही आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक्सप्लेन एनी टू प्रिकॉशंस टू बी अडॉप्टेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सो एक्सपेंडिचर मेथड के आपको प्रिकॉशंस लिखने हैं, हमने ऑलरेडी कवर किया, बहुत सारे हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा है वो हम काउंट नहीं करते, ट्रांसफर पेमेंट्स को कंसिडर नहीं करना होता, या अगर आपने परचेज किया है कोई सेकेंड हैंड गुड या फाइनेंशियल एसेट जैसे कि शेयर्स या डिबेंचर्स, तो उन सबको हम लोग नेशनल इनकम में इग्नोर करते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस। दूसरा है हायर GDP always means higher per capita availability of goods in the economy. Defend or refute as an index of welfare of people. So GDP अगर इंक्रीज है
अच्छा, हाई जीडीपी है तो इसका मतलब हायर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब देखो ऑलवेज लिखा है, फिर से कुछ तो झोल है भाई क्वेश्चन। जीडीपी अगर ज्यादा होगा तो जरूरी नहीं है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो, है ना। जीडीपी भले ही इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन भले ही बढ़ रहा है, बट जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक गुड्स पहुंचे, है ना। आज भी देश में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, स्लम एरियाज हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं है, गुड्स ही नहीं है। तो भले ही जीडीपी बढ़ रहा है, हम बोलते रहते हैं देश में जीडीपी बढ़ रहा है ना, हमारी बेसिकली इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट हर किसी के पास गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इनइक्वालिटीज है, ठीक है। सो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, बट इंडेक्स, अगर हम वेलफेयर का कॉन्सेप्ट समझें तो ऑफ कोर्स वेलफेयर सबका नहीं हो पा रहा। एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का ही वेलफेयर हो पा रहा है जिनके पास गुड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट रिफ्यूट हम बोलेंगे, फॉल्स है। ओके, ठीक है। इसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स। सो स्टॉक और फ्लो क्या होता है? स्टॉक वो है एक वेरिएबल जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। और फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, ठीक है। स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, ठीक है। जो फ्लो है उसमें आपको टाइम मैग्नीट्यूड देखने के लिए मिलता है, इसमें नहीं है, ठीक है। स्टॉक जो है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल लिख सकते हो कि स्टॉक में हम बात करते हैं नेशनल वेल्थ की, ठीक है, कैपिटल की, ओके, बैंक बैलेंस की, वो सब हमारे स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इवन मनी सप्लाई भी स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्लो की अगर हम बात करें तो जैसे कि प्रॉफिट्स हो गए, लॉसेस हो गए, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इनकम हो गई, ये सब हमारे फ्लो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि एक टाइम से लेके दूसरे टाइम, एक पीरियड की बात करता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, देन इसके बाद एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट एज पर इनकम मेथड। सो आपको प्रॉफिट के कंपोनेंट्स बताने हैं। सो देखो तीन कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉफिट के, दूसरे कलर से लिख देते हैं। प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला तो होता है आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है कि कंपनीज अपने प्रॉफिट्स पे कितना टैक्स पे कर रही हैं, तो वो ऑफ कोर्स प्रॉफिट में से ही देंगे, सो कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स देते हैं, तो वो प्रॉफिट में से ही डिविडेंड पे किया जाता है। और प्रॉफिट में से ही कुछ पार्ट रिटेन किया जाता है, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, कि फ्यूचर के लिए आप सेव करके चलते हो, रिटेन करके चलते हो, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। सो तीनों कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। ये डन। देन इसके बाद गिवन है हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। तो देखो जीडीपी यानी कि डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक में आपको ध्यान रखना है टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, टेरिटरी के विद इन, ठीक है। फिर चाहे रेजिडेंट करे चाहे नॉन रेजिडेंट करे, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ कि इसमें ट्रीट कैसे करेंगे, कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। पहला पॉइंट गिवन है प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। फॉरेन बैंक की ब्रांच ने इंडिया में प्रॉफिट्स अर्न करें, तो देखो इंडिया के अंदर अर्न करें, इंडिया तो टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है ना। और फॉरेन बैंक जो है वो हमारा रेजिडेंट तो है नहीं। अब पॉइंट क्या है, टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो भले ही नॉन रेजिडेंट करे, जीडीपी में काउंट होगा ना, बिल्कुल होगा, यस इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड क्यों होगा, क्योंकि विद इन द टेरिटरी है और नॉन रेजिडेंट के द्वारा हो रहा है, तो हम इसको जीडीपी में काउंट करेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद पॉइंट है सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया। इंडियन एम्प्लॉइज को सैलरी मिली है जो कि जापानीज एम्बेसी में काम कर रहे हैं, और वो जापान की एम्बेसी इंडिया में है। फिर से रिपीट करती हूँ क्या बोला मैंने, कि इंडिया में जापान की एम्बेसी है, उस जापानीज एम्बेसी में इंडियन एम्प्लॉयज को सैलरी मिली है, ठीक है। अब समझो, इंडिया में अगर जापान की एम्बेसी है तो जापान की जो एम्बेसी है, वो जो एरिया है, वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होता। जापान की एम्बेसी हमारी इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो अगर टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है तो हम इसे डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे भी नहीं, इसलिए नॉट इंक्लूडेड होगा, ठीक है। भले ही इनकम रेजिडेंट्स को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, बट है तो टेरिटरी के बाहर ना, तो इसलिए हम इसे डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सैलरी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। मतलब क्या है कि जापान में इंडिया की एम्बेसी है। अब इंडिया की एम्बेसी अगर जापान में हो, रशिया में हो, यूएस हो में हो, कहीं पे भी हो, है तो हमारे देश की एम्बेसी, तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट होता है, ठीक है। सो जापान में इंडिया की एम्बेसी है जो कि हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा। उस एम्बेसी में जापानीज वर्कर्स को सैलरी मिली है,
अब खुद सोचो, अगर इंडियन एम्बेसी हमारी टेरिटरी का पार्ट है तो ऑफ कोर्स ये टेरिटरी का पार्ट है। डोमेस्टिक इनकम यानी जीडीपी में हम इसे लेंगे, काउंट करेंगे, इंक्लूड होगा। ठीक है, भले ही जो सैलरी है वो नॉन रेजिडेंट्स को मिल रही है, जब जापानीज वर्कर्स को मिल रही है, बट है तो टेरिटरी के अंदर ना। बस ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक में क्या होता है और नेशनल में क्या होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, गिव एग्जांपल। और उसका इम्पैक्ट बताना है जीडीपी पे एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। सो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज नाम से पता चल रहा है वो एक्टिविटीज, वो ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स तो नहीं बोलेंगे, वो एक्टिविटीज जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म में मेजर नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको जीडीपी में काउंट करते भी नहीं। एग्जाम्पल जैसे कि सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, ठीक है, हाउसवाइफ, ये सर्विस ऑफ मदर, ठीक है, किचन गार्डनिंग। तो ये सब हमारी क्या है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, जिसे आप पैसे के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो हम जीडीपी में काउंट भी नहीं करते। लेकिन अगर हम वेलफेयर की बात करें तो ऑफ कोर्स इनसे वेलफेयर तो देखो होता है। ठीक है, हाउसवाइफ की सर्विसेज, मदर की सर्विसेज, इनसे वेलफेयर होता है। ठीक है, अच्छा फील होता है तो वेलफेयर तो इम्प्रूव होता है, बट जीडीपी में हम इन्हें काउंट नहीं करते। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, बस खत्म, चीज़ें खत्म है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए, मतलब मैंने इस पीपीटी में, इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस डाल दिए थे। अगर मैं बताऊं, सो 2022-23, 2023-24 और 2024-25, इन तीनों ही साल के सैम्पल पेपर जो हर साल सीबीएसई निकालता है, प्लस जो बोर्ड के पेपर हैं, उनके डिफरेंट सेट्स, जितने भी सेट्स हैं उनमें से, सब में से मैंने रिसर्च करके सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर दिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, रिपीटेड थे, तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इतने ही पेपर काफ़ी हैं। इससे पहले के पेपर करोगे तो उसमें आपको पैटर्न डिफरेंट दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब डिलीट हो चुकी हैं सिलेबस से, या पैटर्न ही बदल गया है, तो पॉइंट नहीं है उनको करने का। तो जितनी रेलिवेंट चीज़ें थी वो हमने कर ली, एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम इज डन। अगेन, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, टॉपिक समझना है, तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो चेक कर लेना, वन शॉट है, कवर हो जाएगा। बाकी कोई डाउट है किसी पॉइंट में, या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।